हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं फिर से अपनी अगली क्लास लेके आया हूँ। आज मैं वो प्रश्न लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड में खासकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कम बातें करते हुए अपनी क्लास की ओर। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट दूसरा। लेसन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन का नाम आपका ये था। आज हम उसका दूसरा भाग आप लोगों के बीच लाया हूँ। ठीक है, आज हम देखते हैं हमारे बीच में क्या क्या प्रश्न होने वाले हैं, और जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहला प्रश्न अपना देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, उसके बाद दूसरा, उसी का दूसरा भाग होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहले हम समझ लेते हैं आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जब भी आप कोई अभिक्रिया कराओगे, मान लीजिए जब भी आपने कभी कोई अभिक्रिया कराई होगी, तो उसमें उत्पाद के साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकल रही है, तो आप ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर हम यही एग्जाम्पल कल हमने C+O2 वाला एग्जाम्पल कई प्रश्नों में इसे बार बार रिपीट किया था। आज भी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज भी अगर मैं आग जलाऊं और उसमें से कार्बन निकले और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, तो ये तो हमारा उत्पाद बन गया। लेकिन साथ साथ में आग जब आप जलाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं रोशनी मतलब प्रकाश निकलेगा, तो कहीं ना कहीं ऊष्मा निकली। तो उसमें साफ साफ परिभाषा क्या कहती है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, हम धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकलती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे हमने अगर कोई मान लीजिए हमने आग जलाई है, तो उसमें से कार्बन निकला और वो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना, ये तो हमारा उत्पाद हो गया। साथ में जब ये आग जलती है तो हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जल से क्रिया करवा देते हैं, अब इसमें भी देखना क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर आप जल से क्रिया करवा देते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इसमें भी साथ में आपको ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, तो याद रखना ये दो एग्जाम्पल आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए बहुत बेहतर है। तो एक बार हम फिर से परिभाषा को बता दे रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आप पहले ही वाला एग्जाम्पल से काम चला लें, क्योंकि ये इससे सरल एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं सकता। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, मतलब उत्पाद का निर्माण कर दिया, और साथ साथ में हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो जाएगी। हमने पहले ही बोला कि कार्बन कहाँ से आता है? जब हम किसी चीज़ को जलाएंगे या कहीं से मतलब धुआं वगैरह निकलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जलाया गया हो या कुछ अन्य चीज़ जलाई गई हो, तो वहाँ से तुम्हें कार्बन निकलता हुआ प्राप्त होगा। और कार्बन क्या करता? वायुमंडल में जो भी ऑक्सीजन फैली हुई है, वैसे ऑक्सीजन तो बहुत सारी तो नहीं है, हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, और इससे ये क्रिया करके CO2 बना देता है। तो बस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, छोटी सी परिभाषा में कंप्लीट कर दिया विद एग्जाम्पल के साथ। अगर तुम और भी एग्जाम्पल दूसरा भी सीखना चाहता हो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, और साथ में इसमें भी ऊष्मा निकलती है। अब बना कैसे देखो, इधर Ca का एक है, ठीक, इधर भी है एक, O का एक और दो, O के कितने हैं? दो। तो ओके देखो, जब ब्रैकेट के बाहर आपका 2 लिखा हुआ है तो वो बाहर से मल्टीपल करेगा, मतलब गुणा करेगा, तो ये देखो O के 2 हो गए। एच के देखो गुणा, एच का भी बाहर गुणा करेगा तो एच के भी 2 हो गए, इधर भी एच के 2 मिल गए। इस प्रकार से बैलेंस भी बराबर हो रहा है, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसके बारे में मैंने कल तो कितनी बार बताया, पहले समीकरण के बारे में मैंने इससे कई बार रिपीट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब मान लीजिए वे अभिक्रिया हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया मान लो, वे अभिक्रिया हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा अवशोषित हो, इसमें ऊष्मा निकली और इसमें क्या हो, ऊष्मा को अवशोषण कर रहा, मतलब शोषित हो रही है उसमें। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने कोई अभिक्रिया करवाई और जिसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषण हो रही है, अवशोषण होने के बाद अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अब गड्ढों में आपने पानी भरा हुआ देखा होगा, गड्ढों में आपने पानी भरा हुआ देखा होगा, तो वो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण होता है वहाँ पानी में, अब पानी जो होता है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, ऊष्मा आई तभी तो पानी वाष्प बना। दूसरी बात, जब प्रकाश संश्लेषण इसका बेहतर उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण मतलब ये होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश को अवशोषण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं कहूँ कि जो बर्फ़ होती है, मतलब जो बर्फ़ होती है, जो अगर हम धूप में रख दें अगर बर्फ़ को, तो वो बहुत जल्दी पिघलने लगती है। बर्फ़ जब तक फ्रिज में रखी रहती तब नहीं पिघलती है, अगर हम धूप में बर्फ़ को रख दें तो उसमें सूर्य की लाइट पड़ती है, मतलब वो ऊष्मा को अवशोषण करती है बर्फ़, और धीरे धीरे वो पिघलने लगती है, क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत 3-4 एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, बर्फ़ का पिघलना, जल का बाष्पन होना, और एक लिख सकते हो साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और ये बगैर हरे पेड़ पौधों के कंप्लीट नहीं होगी, इसमें हरे पेड़ पौधे का मेन रोल होगा। बर्फ का पिघलना, जब सनलाइट पड़ेगी अवशोषण होगा सनलाइट का, तभी बर्फ पिघलेगी। जल का बाष्पन होना, हमने अभी बताया था जल किस प्रकार से बाष्प हो जाता है, ये तो सभी को पता है कि अगर धूप निकलती है, गड्ढों में पानी भरा होता है, तो वो बाष्प बनकर धीरे जल उड़ जाता है, उड़ेगा तब जब ऊष्मा अवशोषित होगी, ठीक है। अब एक बार हम इसे फिर रिपीट कर लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश अवशोषित होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और याद रखना उसमें उत्पाद भी बनेगा, ऐसा नहीं कि उत्पाद नहीं, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। अब मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ये ऊष्मा का अवशोषित कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ अपना भोजन का भी निर्माण करता है, फल आते हैं पौधों में, तो इस प्रकार से ये भोजन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब जल्दी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा ही सरल था, छोटा था, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न हम चलेंगे श्वसन की तरफ। अब जल्दी इसे स्क्रीनशॉट लें, हम इरेज कर रहा हूँ, ओके। कॉपी में लिखते रहिए, क्योंकि कॉपी में लिखेंगे तो आपको यूपी बोर्ड में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे तो मेरी जो कही हुई बात को आप बहुत जल्द भूल जाएंगे, और आगे फिर वही इजी नोट्स वगैरह जो आप ढूंढने के बाद में जो एग्ज़ाम की लास्ट टाइम होता है, ऐसा मत कीजिए, आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है, कि उससे सरल परिभाषा आपको ना तो कोई मॉडल्स में मिलेंगे, ना इजी नोट्स में मिलेंगे, ना ही बुक में मिलेंगे। तो इसलिए हम आपको ज़्यादा सरल से सरल परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूँ, परिभाषा, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न हमारा श्वसन, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये श्वसन नहीं कि वैसे किसी के बारे हम अगर मैं कहूँ किसी बच्चे से पूछ देता हूँ कि बताइए श्वसन क्या होता है, तो बच्चा यही बोलता है कि सर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यही श्वसन होता है। बेटा ये इतना श्वसन नहीं होता है, ठीक है। श्वसन के में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब जैसे कि मान लो श्वसन के दौरान ग्लूकोज होता है, वो पता क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मान लीजिए आप ग्लूकोज एनर्जी लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीजन भी लेते हैं। अब मान लीजिए आपने ग्लूकोज एनर्जी के रूप में ले C6H12O6, यही तो फार्मूला होता है ग्लूकोज का, और इसमें ऑक्सीजन भी आप ग्रहण करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब होता क्या है इसमें, जब ये क्रिया करेगा तो पता क्या बनेगा, आपकी ये क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ेंगे, बिल्कुल आप सभी को जानते हैं, आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज भी लेते हैं एनर्जी में। अब ग्लूकोज मतलब ये नहीं कि तुमने ग्लूकोज पिया भाई ग्लूकोज, आप ग्लूकोज की बहुत सारी चीज़ें एनर्जी वाली खाते हैं, उनमें भी ग्लूकोज होता है। तो
फल फूड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारे एनर्जी, मतलब जिस चीज़ में एनर्जी हुई वो समझो आपके लिए ग्लूकोज का काम कर रही है, और वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो आप बाहर क्या छोड़ते हैं, CO2, और साथ साथ में जल, साथ साथ में जल। अब हम इसमें देखते हैं, इसको बराबर करा लेते हैं। आप क्यों, देखो इधर कार्बन के कितने दिख रहे हैं, 6, कार्बन के 6 अणु दिख रहे हैं, तो इधर भी कार्बन के 6 कर दीजिए आप, कार्बन के देखो 6 हो गए। अब देखिए एच के कितने दिख रहे हैं, 12, इधर एच के कितने हैं, 2, तो 12 करने के लिए मैं यहाँ 6 का अगर गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 और 2 8, इधर ऑक्सीजन के कितने हो रहे, 6 दूनी 12, तो यही हो गए, और 6 कम 6, 12 और 6 18 हो गए। अब इधर हमें 18 करने के लिए क्या करना होगा, 6 तो मेरे ये है, अगर मैं यहाँ गुणा कर दूँ 6 दूनी 6 का कर दूं तो 6 दूनी 12 ये हो गया, और 6 18 हो गया। अब ये 18 इधर भी हो गया, इधर गिन लो, 6 दूनी 12 और 6 18 इधर भी होगा, तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। और याद रखना, ऊर्जा भी होती है भाई, अगर आप ग्लूकोज ऑक्सीजन को लेते हैं तो आपको एनर्जी मिलती कि नहीं मिलती है, तो एनर्जी भी हमने लिखा हुआ है इधर, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इस प्रकार से ये अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये श्वसन में होता है। अब ये मत कहना कि श्वसन सर यही होता है कि हम के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ये श्वसन होता नहीं। श्वसन में क्या क्या होता है कि जो ग्लूकोज हम लोग एनर्जी लेते हैं उस वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और छोड़ता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ साथ में बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर हो जाती है, एनर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना ये बात। प्रश्न नंबर अगला, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसमें, ओके। आज थोड़ा जल्दी मैं खींच रहा हूँ क्योंकि प्रश्न मैंने ये वादा किया है कि 2 महीने में अरे आपकी पूरी साइंस खत्म करने वाला हूँ और सारे वो प्रश्न करवाने वाला हूँ जो पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, अगर ये हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण। आप चाहो तो मैं इसे डिटेल में बता सकता हूँ। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधों का रोल बहुत जरूरी है। अगर हरे पेड़ पौधे होंगे तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी, और उसका पेड़ पौधे पर इसका मतलब बहुत रोल होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, पेड़ पौधे, हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि पेड़ पौधे क्या करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य से सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, मतलब तो यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब मैं इसका डिटेल बता दूं होता क्या है। देखो जैसे देखो एक नाम सुना होगा आपने जाइलम, और दूसरा नाम आपने सुना होगा फ्लोएम। फ्लोएम, इन दोनों का इस अपक्रिया में बहुत रोल होता है। अगर मैं जाइलम की बात करूं, जाइलम क्या करता है, जो तुम्हारी पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो क्या करती हैं, जाइलम क्या करता है, जड़ों की सहायता से खनिज, जो खनिज तत्व होते हैं उनको ग्रहण करके पूरे पेड़ों में पहुंचाती है, मतलब खनिज तत्व को जड़ें एक्सेप्ट करती हैं और पूरे पौधों तक पहुंचा देती है। अब कभी कभी तुमने देखा होगा खेतों में पीले पौधे हो जाते हैं तो हम लोग खाद वगैरह डालते हैं तो जड़ें उसको अवशोषित करती हैं और पूरे पौधे को तक पहुंचा देती, तो पौधा काला हो जाता है। अब ये क्या करता है फ्लोएम, फ्लोएम सनलाइट लेता है, सनलाइट लेता है, सनलाइट लेने से क्या होता है, वो भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब भोजन का निर्माण करने के बाद वो फिर पूरे पेड़ में मतलब एनर्जी, मतलब हमें ग्लूकोज के रूप में वो प्राप्त करवा देते, फल मतलब फ्रूट्स पूरे पौधे में लगते हैं। किसकी वजह से, फ्लोएम की वजह से। तो फ्लोएम सनलाइट को एक्सेप्ट करता है और जाइलम जड़ के माध्यम से खनिज तत्व को ग्रहण करता है, जिससे पौधे हरे भरे और मतलब काले और मजबूत बने रहे। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम की सहायता से, और फ्लोएम की सहायता से जो सन लाइट होती है वो पेड़ पौधे एक्सेप्ट करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न की तरफ, हमारा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न हमारा यह है कि इसमें याद रखना
प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे का रोल जरूरी है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश से, सूर्य को प्रकाश को ग्रहण करके, मतलब क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हम अगर बात करें, हम लिखे दे रहे हैं इधर सनलाइट रिएक्शन, अब मैं यहाँ लिख दूंगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब यहाँ जो होगा, यहाँ क्या बनेगा जाकर आपका, यहाँ आपके का निर्माण होगा एनर्जी, भोजन, फूड, तभी तो फूड बनेगा। तो सनलाइट, पेड़ पौधों ने क्या किया, सनलाइट को ग्रहण किया, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब क्या बनाया, भोजन बनाया। ठीक है, क्या बनाया, भोजन बनाया। तो याद रखना, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये अपक्रियाएं आपको बार बार पेपरों में देखने को मिलती हैं। ये अपक्रिया आपको हर हाल में आनी चाहिए, लेकिन अब याद रखो, अब इसमें एक बात आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, मान लीजिए कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए अगर वो हरे भरे बने रहेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, बताइए जल्दी, जल चाहिए होता है। जल तो भाई, अगर पेड़ पौधों को आप जल नहीं दोगे तो पेड़ पौधे सूख सकते हैं। तो जाहिर है मैं उन्हें जल दूंगा, जल ले लिया मैंने। अच्छा, अगर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधा क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ने खाया, लिया। अब मैं इन दोनों के बीच क्रिया करवा लेता हूँ। अच्छा, ये पेड़ पौधों ने ग्रहण, जड़ों से जल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा उन्होंने कैसे भी ग्रहण किया। ठीक है, अब इन्होंने हमको क्या दिया, हमको क्या दिया, ग्लूकोज के रूप में एनर्जी दी, और साथ में ऑक्सीजन भी पेड़ पौधे देते हैं कि नहीं, सभी को पता है ऑक्सीजन देते कि नहीं। अब हमको इसको बराबर करा लेना है, हमको अब क्या कर लेने, ये अपक्रिया बराबर करा लेनी है। ठीक है, तो अब देखो इधर कार्बन के कितने, 6, तो इधर भी 6 का गुणा कर दो। अब ये श्वसन का देखो उल्टा हो रही है, जबकि श्वसन में ये उधर गया था, ये इधर आया था, ऐसे था। अब ये श्वसन के उल्टा जा रही है अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन के 6 हो चुके हैं। अब जल के देखो, उसके देखो, हाइड्रोजन के 12 हैं, इधर कितने हैं, 2, तो 6 का गुणा कर दो। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 12। अब ऑक्सीजन के गिन लो, 6 और 6 दूनी 12, 18। तो हमें क्या करना है, 6 का गुणा कर देना। तो 12 ये हो गए और 6 ये होगा, 18। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया हो गई। और प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, और साथ में ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज मतलब फलों के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, शर्करा के रूप में मिलती है हमें ग्लूकोज, और साथ में ये ऑक्सीजन भी हमको ग्रहण करने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे होना जरूरी है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया कहेंगे। इस अपक्रिया को कराने के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल होता है, तभी ये अपक्रिया कंप्लीट हो पाएगी, वरना ये अपक्रिया कंप्लीट होना असंभव है। ठीक है, याद रखना, जो पत्ती होती हैं प्रकाश को ग्रहण करती है, उसमें स्टोमेटा होता है। तो उसी के जो पत्तियां होती हैं, जो ये चोनदार होती हैं, ये वाला जो पतला सा आगे वाला भाग होता है, यही सनलाइट को एक्सेप्ट करती है, मतलब अवशोषित करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधों का रोल जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे, याद रखना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगले प्रश्न की तरफ अपने चल रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं कहूँ विस्थापन, द्विविस्थापन, ये अभिक्रियाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूपी बोर्ड का कोई पेपर आए और इन दो अभिक्रियाओं में से ना पूछी जाए, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए आप इन अभिक्रियाओं को बड़ा दिमाग से समझें, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपको अच्छे नंबर दिलाने में कामयाब होने वाली हैं। चलो अब हम डाल लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा। हाँ, और एक बात ध्यान, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो बच्चा
शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मतलब जो भी आपके रिलेशन में बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और साथ में आप फॉलो भी करते रहें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो भेजेंगे उनको भी ये सरल परिभाषाएं सीखने को मिल जाएंगी। और ये फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका आपको अच्छा अगर वीडियो लगे तो करें, अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छा ना लगे तो मत करें, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को अपने जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप तक पहुँचाना है मेरा काम, ना कि मेरा काम ये करवाना है, ठीक है। आपकी मर्जी होगी तो आपको वही वीडियो अच्छा लगा तो कर लेना, वरना नहीं भी करना। तो मैं अभी क्या करना वाला था, विस्थापन अभिक्रिया करने वाला था, विस्थापन अभिक्रिया करने वाला था। देखो, इसे एग्जाम में कई बार पूछा गया, अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, मॉडल या इजी नोट्स कोई भी देख लेना, जो लगभग करके पीछे पेपर दिए जाते हैं उनमें दिया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया कितनी बार पूछा गया। उसमें सन पड़ी होंगी 2001, 2024, 2000 जितनी 2024, 23, 22, 20 जितनी सारी सनें पड़ी होंगी, देख लेना। अब देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी तत्व है वो किसी यौगिक के साथ क्रिया करेगा। अब यौगिक तो तुम्हें पता ही है कि दो तत्व आपस में मिलते हैं तभी तो यौगिक का निर्माण करता है। अब दो तत्व किस प्रकार से मिल सकते हैं, एक तो धातु हो सकता है, एक अधातु हो सकता है। जब दोनों धातु अधातु मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई एक तत्व अकेला है, ठीक है। मान लीजिए मेरा आयरन कोई अकेला है, आयरन जिसे Fe के नाम से जाना जाता है, आयरन अकेला है। अब वो क्या करता है, कापर सल्फेट के साथ क्रिया कर देता है। कापर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। अब कापर धातु है और वो SO4 वो हमारा अधातु के रूप में जाना, मतलब माइनस के रूप में जाता है, ऋणात्मक, और कापर आपका धनात्मक होता है। अब वो तुम्हारा आयरन होता है वो कापर को साइड में कर देता है और कापर की जगह अपना पहुंच जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाती है, विस्थापन। मतलब क्या होता है, कापर को विस्थापित कर देता है, ठीक है, कापर को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे। अब पहले हम इसके एग्जाम्पल की पहले देखते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि कापर, अरे आयरन, ये Fe को हम बोलते आयरन, हिंदी में बोलते लोहा, ठीक है। और ये क्रिया अगर कर लेता है इस कापर सल्फेट से, CuSO4। अब देखो क्या होता है, ये जो आयरन होता है वो इससे क्रिया कर लेता, ठीक है। क्रिया करने से क्या होता है, ये आयरन इसकी जगह ले लेता है और इसको विस्थापित कर देता है। तो क्या बन जाएगा, FeSO4, और ये कापर अलग हो जाएगा, मतलब विस्थापित हो जाएगा। ये अलग होना ही क्या कहलाती, विस्थापित अभिक्रिया। वह ठीक है, ये अलग होना ही क्या कहलाती, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आप किस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में, सिर्फ इतना आपको बताना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के साथ मिलकर अभिक्रिया करके उसके यौगिक में से किसी एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापित अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा किसी एक तत्व दो, ये प्लस हो गया, मेरी बात ध्यान देना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। जब भी ये क्रिया करेगा तो प्लस, ये भी प्लस है, तो जब भी ये क्रिया करेगा तो माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा, ना कि प्लस वाले के साथ। क्योंकि प्लस वाले और प्लस वाले की क्रिया जब आपस में टकराव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, खाम आपस में वो हो जाएगा, मतलब धमाका। समझ में आया मेरी बात। धमाका का मतलब ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया है। धमाका के लिए हमेशा प्लस वाले माइनस की तरफ भागता है, क्योंकि उनका मेल ही माइनस के होता है, उनका मेल ही माइनस की तरफ होता है, प्लस की तरफ नहीं होगा। क्योंकि प्लस वाले दोनों मजबूत होते हैं और दोनों पहलवान एक घर में नहीं रह सकते, कभी भी झगड़ा हो सकता है। इसलिए वो हमेशा एक कमज़ोर के साथ जुड़ता है, इसलिए उसने एक कमज़ोरी के साथ पकड़ा और अपना एक यौगिक बना लिया और जो मजबूत पार्ट था वो उसको विस्थापित कर दिया। इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई आपकी, ठीक है। तो याद रखना, प्लस वाला क्या करता है, माइनस की तरफ भागता है, प्लस की तरफ नहीं भागेगा, याद रखना। तो इस अभिक्रिया को आपने उम्मीद है अच्छे से समझ लिया होगा। चाहो तो लिख, हमने परिभाषा पहले ही बता दी कि आपको क्या लिखना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक तत्व किसी यौगिक में से
दूसरे तत्व को बाहर कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, और उसकी जगह खुद आ जाता है, उसकी जगह खुद आ जाता है। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। इससे मैंने जो पढ़ा मतलब बोला है उससे वीडियो रोक आप लिख जरूर लें। अगर लिखेंगे नहीं तो आपकी समस्या हो सकती है। और कोई सुनी सुनाई बातें, कितनी भी अच्छी बातें लोग भूल जाते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कहानी क्यों ना दादी माँ सुनाए वो भी लोग भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे लिखना जरूर है, और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहें। इसके बाद आता है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसी का दूसरा भाई होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसी का मैं लिखा दे रहा हूँ द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन में क्या था? एक तत्व, अब इसमें दो यौगिक होंगे। द्विविस्थापन में क्या होता है? दो यौगिक होंगे, दो यौगिक आपस में पदार्थों की अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, पदार्थों की अदला बदली कर लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा AgNO3 है, AgNO3 इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये क्रिया कर लेगा NaCl। आपके देखो ये प्लस, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये वाला माइनस, साफ साफ समझ आ रहा? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब मैंने अभी क्या कहा था कि प्लस वाला माइनस के वाले के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यही तो बोला था। और ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, यही तो बोला था। इसमें दो यौगिक हैं, एक यौगिक ये, एक यौगिक ये सोडियम क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। दोनों की क्रिया आप करवा लेते हैं, दोनों में अदला बदली कर लेते हैं, तो AgCl से मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? AgCl बन गया, जिसे सिल्वर क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और NaNO3 बन गया, जिसे सोडियम नाइट्रेट के नाम से जाना। NaNO3, NaNO3। अगर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा तो लिखा हुआ AgCl प्लस NaNO3। तो ये सिल्वर क्लोराइड बना हुआ है आपका, और ये सोडियम नाइट्रेट बना हुआ है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से समझ लें। इसमें क्या होता है कि इसमें दो यौगिक में तत्वों की अदला बदली होती है। जो कोई भी दो यौगिक हो सकते हैं, उनमें तत्वों की अदला बदली होने पर जो हमारे यौगिक बनते, नए प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें दो यौगिक आपस में क्रिया करके, मतलब आपस में तत्वों की अदला बदली करके द्विविस्थापन अपक्रिया का निर्माण करते हैं, मतलब नए दो यौगिक का निर्माण कर देते हैं। याद रखना। नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। इसमें दो यौगिक आपस में तत्वों की अदला बदली करके उत्पाद के रूप में दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं इसके इरेज कर रहा हूँ। ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने जो भी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं वो अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये प्रश्न हर बार पूछ लिए जाते हैं। और मैं जाते जाते आपको तो ये भी कहता रहा हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। साथ साथ में जो भी देख रहे होंगे उन्होंने वो एक बार फॉलो का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो मेरे देखते हैं उनके पास जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो तुरंत उनके पास पहले पहुँचूँगा, मेरा वीडियो पहले पहुँचेगा, जिससे आप लोग भी हर वीडियो को देख पाएंगे। मतलब फॉलो करने का मेरा उद्देश्य यही है। अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा फेसबुक पे तो आपके पास पहले पहुँचेगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।